गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 हम अपनी हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है कैसे बनती है कविता। तो इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे करते हैं, कविता में बिंब और छंद का क्या इम्पोर्टेंस है, कविता की संरचना कैसे होती है और कविता के घटक क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कविता किसको कहते हैं। तो मानव मन में जो छिपे हुए भाव होते हैं, जब वो अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो शब्दबद्ध होने पर वो कविता बन जाते हैं। एक और जो फेमस राइटर हैं, जो स्पेनिश राइटर हैं, जॉर्ज लुइस बोर्खेस, उन्होंने क्या लिखा है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कविता बनने की कहानी फिर शुरू कहाँ से हुई। अभी तो हमने पढ़ा कि कविता होती क्या है, अब हमने जानना है कि कविता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई। कविता बनने की कहानी जाने अनजाने बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। कभी माँ, दादी और नानी की लोरी में, तो कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में हम कविता को पहचानने लगते हैं। खेल गीत के रूप में कैसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होंगे, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, वो बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या घो घो रानी कितना पानी इतना पानी इतना पानी। ये जो तुकबंदी बच्चे खेल खेल में कर रहे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कविता का रूप ले लेती हैं। अब बात आती है कि कविता का जन्म कैसे हुआ। तो अगर हम कविता के जन्म के रूप की बात करें तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ था। जैसे अभी अभी हमने जिक्र किया था कि कविता जैसे खेल खेल में बच्चे कुछ गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो पंक्तियां भी एक तरह से कविता का ही काम करती हैं। आगे आता है कि कविता के मूल में क्या होता है। तो कविता के मूल में संवेदना होती है, संवेदना और राग। संवेदना क्या किसको बोलते हैं, अनुभूतियों को बोलते हैं। कि मान लो जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और वो हमारे मन को, हमारे दिल को टच कर जाती हैं और उसमें एक लय बनी हुई होती है, हम उसको पढ़कर गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होता है राग। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध करवाती हैं। जैसे रामायण में हम वाल्मीकि के बारे में पढ़ते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कैसे की थी। तो पहले उनके मन में ये विचार तो आया था कि मैंने राम जी के ऊपर रामायण लिखनी है, लेकिन उन्होंने उसको काव्यबद्ध कैसे किया। तो आप जानते हैं, जिन बच्चों ने रामायण देखी होगी वो देखते हैं कि वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तवम अगमा शाश्वती समा यतिक्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक के निकलने के बाद वाल्मीकि ने अपनी रामायण को काव्यबद्ध किया था। ठीक है। अब जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। तो आपने पढ़ा कि कविता का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि जो कविता है क्या वो ऐसे ही क्रिएट की जा सकती है या उसके लिए भी एक विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में दो मत हैं। पहले मत का तो क्या कहना है कि कविता ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो इंसान के अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा के रूप में होती है, इसके लिए किसी प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब चित्रकला, संगीत, नृत्य सबको सीखा जा सकता है तो कविता को क्यों नहीं सीखा जा सकता, यानी कविता को भी प्रशिक्षण देकर सिखाया जा सकता है। अब उनके मत के अकॉर्डिंग जैसे पश्चिमी जो देश हैं, हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों को कविता सिखाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके अंदर जो भावनाएं छुपी हुई हैं, उनका जो हिडन टैलेंट है वो निकल कर बाहर आए। लेकिन अब हम वैसे ही चलते हैं कि जैसे चित्रकला कोई सीख रहा है तो उसमें रंग की, कैनवास वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप म्यूज़िक सीख रही हैं तो उसके लिए आपको स्वर, ताल, वाद्य आदि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही कविता सीखने के लिए क्या ज़रूरी होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त होता है।
ठीक है। और कविता का हम ये कहें कि पहला उपकरण ही शब्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक शब्द अपने भीतर अनेक अर्थ छुपाए हुए होता है। शब्दों से जुड़कर ही हम कविता की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे एक फेमस जो कवि हैं इंग्लिश, उन्होंने क्या बोला है कि डब्ल्यू एच आर्डन जी एक फेमस इंग्लिश पोइट हैं, जिन्होंने लिखा था कि प्ले विद द वर्ड्स। प्ले विद द वर्ड्स का मतलब शब्दों से खेलने का मतलब होता है कविता की दुनिया में कदम रखना। तो यहाँ तक आपको समझ आया? जैसे अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, घो घो रानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, जो बच्चे आमतौर पे खेलते हुए गुनगुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है? जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे ही नहीं, कुछ बड़े भी, जो हमारे कवि लोग हैं, वो भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ कर देते हैं जो एक तरह से दिल को छू जाती हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता और क्या होता। मीन्स एक सिंपल जो वर्डिंग है उसको उन्होंने लयबद्ध कर दिया है, जो सुनने वाले को अच्छी लगे और उसका मन गुनगुनाने के लिए करे। अब आगे पढ़ते हैं हम। जैसे ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियाँ थी, जो अभी अभी हमने ऊपर जो पढ़ी हैं हमने पंक्तियाँ, वो रघुवीर सहाय जी की थी। आगे देखिए, हम कुछ पंक्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस किस वर्ड पे दिया हुआ है? पेशे पर दिया हुआ है। पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना ना मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल दिया गया है। लेकिन इन्हीं पंक्तियों को जब थोड़ा बहुत डाइवर्ट, थोड़ा मोल्ड करके लिखा जाएगा कि पड़ती है पेशे पर चोट जब। अब यहाँ स्ट्रेस कौन से वर्ड पर है? चोट पर है। तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि कवि चाहे तो पंक्तियों को तोड़ मरोड़ करके भी पाठक के सामने पेश कर सकता है, ताकि वो उसके दिल को छू जाए। अब आगे टर्न आती है कि कविता का नेक्स्ट तत्व कौन सा है? बीम और छंद। बीम का मतलब होता है कि जब कवि कोई पंक्तियाँ लिखने जा रहा है और उन पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ आपके सामने ही है। जैसे सूरदास के बारे में सभी बच्चों को पता होगा कि सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर अपनी मोस्ट ऑफ द पोएम्स लिखी हुई है। जब हम उनकी कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो किसी में उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया हुआ होता है, किसी में उनकी जो शरारतें हैं उनका वर्णन किया हुआ होता है। तो जब हम उन पंक्तियों को पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने ऐसे लगता है जैसे इमेजिन कर रहे हैं हम उस चीज़ को, वो सीन हमारी आंखों के सामने क्रिएट हो रहा हो। जैसे सूरदास की फेमस पंक्तियां हैं, ओ माँ आंगन में फिरता था कोई मेरे साथ लगा, जो ही आया मैं आलिंद में ना जाने फिर कहाँ भगा। कि कृष्ण जी यशोदा माँ से कहते हैं कि अपनी परछाई को देखकर कि कोई मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मैं प्रकाश में आता हूँ वो गायब हो जाता है। तो जो इन पंक्तियों को पढ़ता है उसे वो इमेजिन कर सकता है कि वो सीन किस टाइप का होगा। आगे देखिए, छंद का मतलब होता है तुकबंदी करना। एक टोन के अंदर जो मात्राएं होती हैं, जो रुकने का क्रम होता है, वो एक जैसा रखना, यानी यति और मात्राओं की संख्या वहाँ पर निश्चित होती हैं। तो यहाँ पे कुछ कविताएं दी हुई हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो अकाल के बाद के टाइम को शो करती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब कवि ने जो ये पंक्तियां लिखी होगी, जो भी पाठक इसको पढ़ रहे होंगे, तो उनके माइंड में क्रिएट हो जाता होगा कि जैसे चूल्हा रोया। चूल्हा रोने का मतलब क्या होता है? घर में अनाज का ना होना, ठीक है। अब जैसे चूहों की भी हालत रही शिकस्त, जब घर में गेहूं ही नहीं होंगे, गेहूं के दाने नहीं होंगे, तो चूहों को खाने के लिए क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो लाइनें लिखी हुई है, ये अकाल के बाद की सिचुएशन को देखकर लिखी हुई है कि लोग कैसा फेस कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे
कि जो कविता के कुछ घटक होते हैं, घटक का मतलब क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप कोई कविता कंपोज करने जा रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है भाषा। कविता के लिए भाषा का मतलब क्या होता है, शब्दों की जानकारी और उन शब्दों को कैसे फिट करना है कविता के रूप में कि सुनने वाले के दिल को छू जाए और वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को गुनगुनाने लग जाए। ठीक है। उसके बाद जैसे भाषा शब्दों से बनती है, अभी अभी मैंने बताया कि शब्दों का एक क्रम से ऐसे लिखना कि जो पढ़ रहा है उसमें उसे तुकबंदी भी दिखाई दे, चाहे वो छंदबद्ध हो या छंद मुक्त हो, लेकिन पढ़ने वाले के दिल को छू जाए। अब छंद के अनुशासन को जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कविता छंदबद्ध भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है कि ये सुनने वाले के मन पे स्टिक कर, मन पे जब तक स्ट्रक नहीं करेगी तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, वो उस कविता की भावना को समझ ही नहीं पाएगा। दूसरी बात क्या है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना, और कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच में कुछ अनकही छोड़ देना भी कविता की ताकत बन जाती है। जैसे कभी कभी जो हम कविताएं पढ़ते हैं उसमें को बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी दिए हुए होते हैं जो कवि छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या काम करते हैं कि पढ़ने वाले के दिल को छू जाते हैं। जैसे तुलसीदास या सूरदास की जो कविताएं हैं वो मेन प्रश्नात्मक शैली में भी लिखी हुई होती हैं, तो वो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि पाठक के मन को प्रभावित करना। अब ये क्या है कि मोटे तौर पर ये बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए ज़रूरी होती है कि शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बिंब और छंद का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि जो आप कहने जा रहे हो वो पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि जैसे वो सीन उसके सामने ही क्रिएट किया जा रहा हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि कविता के लिए प्रतिभा की बहुत ज़रूरत होती है। जो प्रतिभावान व्यक्ति होती हैं, मैं यूँ कहूँगी कि वही कविता अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि कुदरत की देन। कुछ लोगों में कुदरत ऐसा टैलेंट देता है कि वो जन्मजात होता है, वो अपने आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ के उन्हें अच्छे से व्यवस्थित करके कविता का रूप दे सकते हैं। और कुछ लोगों के पास कितनी भी भाषा शैली उनकी अच्छी क्यों ना हो, उन्हें छंद का भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कविता करने में निपुण नहीं होते हैं। तो ये तो क्या होती है कि एक प्रतिभा की बात होती है। ठीक है, तो आगे देखिए कि जो कविता रचना भले ना सिखाए लेकिन उन्हें जानना कविता को रचने का मज़ा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी। यहाँ टैलेंट के बारे में बात की हुई है कि किसी के पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दिल से कुछ राइट नहीं करेगा, उसके अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की प्रतिभा नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को बेटे अच्छे से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा भी है, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई क्रिटिकल या ऐसे वर्ड्स नहीं हैं जो आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।